हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो इसके प्रारंभ में ही भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया था और मुस्लिम आक्रमणों के बाद होती है सल्तनत काल की शुरुआत। सल्तनत काल में मुख्यतः 5 वंश आते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का जो शासन काल रहा वो रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच। ठीक है, मात्र 30 वर्षों के लिए खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। और किन किन शासकों ने शासन किया थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर खिलजी वंश के शासक दिए गए हैं जिन्होंने खिलजी वंश के इस छोटे से शासन काल में शासन किया। और देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने इन शासकों के इतिहास के बारे में कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास किया और इसमें हमने मुख्यतः इन पॉइंट्सों के आधार पे इन शासकों के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपने एक बार वो वाली वीडियो देख ली तो फिर आपको खिलजी वंश का जो निचोड़ है वो एकदम समझ में आ जाएगा और फिर आपको इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, फिर भी हम बात करते हैं खिलजी वंश के जो शासक हुए हैं। इसमें पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसका शासनकाल 20 वर्षों तक रहा। खिलजी वंश का कुल शासनकाल 30 वर्षों का था और इसमें से जो 20 वर्षों का शासनकाल रहा वो रहा अलाउद्दीन खिलजी का। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर खिलजी का शासन रहा। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासन रहा और उसके बाद लास्ट में खुसरो खां का शासनकाल रहा। खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। अब पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच, मात्र 30 सालों का एक छोटा सा शासनकाल। ठीक है, अब बात करते हैं खिलजी वंश के पहले शासक की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल रहा 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी के बीच। पहला पॉइंट आता है इसमें, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ठीक है, जो खिलजी वंश की स्थापना की वो किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और कब की? 1290 ईस्वी में। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कैसे की? इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, शासक बनते समय जलालुद्दीन की आयु 70 साल थी। ठीक है, जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना उस समय उसकी आयु कितनी थी? 70 साल थी। इस बात को भी आप याद रखें, मतलब काफ़ी बूढ़ी अवस्था में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना। आगे बात करते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 13 जून 1290 में किया था। कब? 13 जून 1290 में। अगला पॉइंट आता है इसमें, जलालुद्दीन ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ? किलोखरी को, और ये भी दिल्ली के पास में था। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका एक भतीजा था जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए देवगिरी अभियान पर भेजा। अब 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और दक्षिण भारत की किस जगह पे? देवगिरी जगह पे। ठीक है, आगे बात करते हैं, उस समय यानी किस समय? 1296 ईस्वी में। ठीक है, देवगिरी में यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र देव था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखो, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जाता है देवगिरी पे आक्रमण करने यादव वंश के शासक रामचंद्र का। ठीक है, और रामचंद्र क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसके राज्य से अपार धन लूटकर वापिस कड़ा मानिकपुर लेके जाता है। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे। देखो, जब 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, यहाँ से उसको बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है। अब उस संपत्ति को लेकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला जाता है?
कड़ा मानिकपुर चला जाता है वापस, ठीक है, और कुछ संपत्ति को छुपा देता है। अब उसको क्या लगता है कि वह शासन करने के योग्य हो गया है, तो इस वजह से वो क्या करता है 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है धोखे से और खुद शासक बन जाता है, ठीक है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर लिखा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद ने की। तो उसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। भतीजा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके भाई का लड़का था, लेकिन दामाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने अपनी पुत्री की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ करवाई थी, क्योंकि पहले जो अलाउद्दीन खिलजी का व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। तो इस वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ की। अब प्रश्न ये बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री का नाम क्या था जिसने अलाउद्दीन खिलजी से शादी की? तो उसका नाम था मलिका ए जहां, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखें, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन की बेटी का नाम क्या था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी की थी? तो उसका नाम था मलिका ए जहां, ठीक है। आगे बात करते हैं खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो शासन काल रहा 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। पहला पॉइंट आता है इसमें, 22 अक्टूबर 1996 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 22 अक्टूबर 1996 ईस्वी को। और किसकी हत्या करके सुल्तान बना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके, ठीक है। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सिरी दिल्ली के पास में स्थापित की। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। क्या? अली और गुरसास्प। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साहसी शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक फैला था। अब देखो यहाँ पे जो ये नीला वाला भाग है, इस पूरे भाग पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। उसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अपना शासन किया। ये वाला भाग देख सकते हैं आप, ये कुछ भाग अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी है और उत्तर भारत में यहाँ पे तो उसका शासन था ही, लेकिन दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के बाद उसका शासन दक्षिण भारत के प्रदेशों पे भी हो गया था। अगला पॉइंट आता है इसमें, प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो एवं हसन निजामी को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। किसको? अमीर खुसरो एवं हसन निजामी को। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था। अपने शासन काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में अब हम जानेंगे। पहला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए बलवन की रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और तलवार की नीति से तात्पर्य यह है, शासन व्यवस्था में जो भी बाधक व्यक्ति होगा उसकी हत्या की जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की। किस चीज की? निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था आप इस तरह समझ सकते हैं, राजा के द्वारा अपने हित के लिए किए गए कार्य, तब चाहे उसमें प्रजा की भलाई हो या न हो, प्रजा को नुकसान हो या फायदा हो, इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जो चीज राजा को अच्छी लगती वो चीज राजा शासन व्यवस्था में लागू कर लेता, फिर प्रजा की भलाई बुराई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य सिकंदर के समान पूरे विश्व पर अपना परचम लहराना था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। शासन व्यवस्था के तहत जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका उद्देश्य क्या था? सिकंदर के समान पूरे विश्व पर अपना अधिकार करना, और इसी क्रम में उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रमुखता दी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता नहीं दी। उसने किस चीज को प्रमुखता दी? राज्य शासन व्यवस्था को प्रमुखता दी। इससे पिछले वाले जितने भी शासक हुए थे वो सब इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पे चलते थे और वो खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कहा धर्म अपनी जगह है और शासन व्यवस्था अपनी जगह है, इस वजह से उसने शासन व्यवस्था को अधिक प्रमुखता दी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम उद्देश्य एक नवीन धर्म की स्थापना करना था। हालांकि उसे अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसका जो उद्देश्य था नवीन धर्म की स्थापना करना था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जितने भी शासक हुए वो सब खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करते थे,
लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, इसके लिए शासन व्यवस्था सर्वोपरि थी। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अध्यादेश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसने कुछ अध्यादेश जारी किए। क्यों किए? क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान कुछ विद्रोह उत्पन्न हो गए थे। उन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने क्या किया? अध्यादेश जारी किया। विद्रोह होने का मुख्य कारण ये भी था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी सगे संबंधियों की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। बाकी के इसके जितने सगे संबंधी थे वो भी विद्रोह करके राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से इसके शासनकाल में 4 विद्रोह हुए हैं। पहला विद्रोह 1298 ईस्वी में हुआ। गुजरात राज्य से जो धन लाया गया उसके बंटवारे के लिए विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह को नुसरत खान ने बड़ी चालाकी से दबा दिया था। दूसरा विद्रोह किया अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अंगद खान ने। अंगद खान ने क्या किया? मंगोल मुसलमानों के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी पर हमला किया। इसी दौरान अंगद खान को भी पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी की बहन थी एक, उसके बेटे मलिक उमर और मंगू खान ने किया। ठीक है, इन दोनों को भी पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। और चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी को राज्य में होने वाले विद्रोह की चिंता सताने लगी, तो इस वजह से उसने क्या किया? 4 अध्यादेश जारी किए ताकि राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह न हो और अगर होने की स्थिति भी हो तो उसकी सूचना पहले अलाउद्दीन खिलजी को लग जाए और उसे दबाया जा सके। ठीक है, पहला अध्यादेश था दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। अब देखो, अमीरों को दान, उपहार एवं पेंशन में जो भूमि दी जाती थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया। ठीक है, वापस लेने के बाद वो इतने निर्धन हो गए कि वो विद्रोह करने के काबिल नहीं रहे और उसके बाद उसने उस भूमि को खालसा भूमि में बदला और उससे भी राजस्व कर वसूला। फिर आता है गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। बाजार की स्थिति का वर्णन जानने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। ठीक है, बाजार में क्या हो रहा है, कहीं कोई विद्रोह की स्थिति तो नहीं बन रही है, इसके लिए उसने क्या की? गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था की। तीसरा आता है इसमें मदिरा पान, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो होता क्या है, जहाँ पे मदिरा सेवन होता है, जुआ खेला जाता है, वहाँ पे भीड़ भी स्वाभाविक रूप पे होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ऐसी जगह पे विद्रोह की स्थिति हो सकती है, इसलिए उसने मदिरा पान, भांग खाने एवं जुआ खेलने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अगला पॉइंट आता है इसमें अमीरों के आपस में मिलजुल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की वही सोच थी, जो अमीरों के सार्वजनिक समारोह होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, हो सकता है उसमें अमीरों के द्वारा विद्रोह की बातें हो और विद्रोह उत्पन्न हो जाए। तो इस वजह से उसने क्या किया? अमीरों का सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। आगे बात करते हैं अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सैन्य सुधार किए। पहला पॉइंट आता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। देखो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन दिया और स्थायी सेना का निर्माण किया। स्थायी सेना से तात्पर्य है अगर एक बार आप सेना से जुड़ गए तो फिर आप सेना का एक अभिन्न अंग रहेंगे। ठीक है, सैन्य सुधार को मजबूत करने का एक और कारण था 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी के बीच मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन पर 6 बार आक्रमण किया। ठीक है, और हर बार मंगोलों को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा अगर विद्रोहियों से निपटना है तो एक मजबूत सैन्य संगठन होना जरूरी है। तो इसलिए उसने क्या किया? सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना की नींव रखी। अगला पॉइंट आता है इसमें दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल और स्थायी सेना थी। दिल्ली के शासनकाल में जितने भी शासक हुए हैं उनमें से सबसे विशाल सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और कहा जाता है कि इसने इसी सेना के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि इसके बाद 300 सालों तक कोई इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देखो हुलिया लिखने से तात्पर्य है कि सैनिकों का एक डाटाबेस तैयार करना, जैसे उनका नाम हो गया, उनकी आकृति हो गई, उनका आकार हो गया, नाटा है, लंबा है, फिर उनका रंग हो गया। तो इस प्रकार से नाम, पहचान, शरीर का आकार, रंग, रूप, इस आधार पर उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाता था।
घोड़ा दागने से तात्पर्य है कि घोड़ों पर ऐसे निशान बनाए जाते थे कि ताकि पता लग सके कि यह घोड़ा हमारे समूह का है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि किस शासक ने हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व कर प्रणाली। 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी के बीच मंगोलों ने 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया। ठीक है। इसी मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो कर प्रणाली थी उसमें वृद्धि की। ठीक है। इसने क्या किया? भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 कर दिया। जो भू राजस्व की दर पहले के शासकों के शासनकाल में 1/3, 1/4 होती थी, उसको बढ़ाकर उसने क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। 1/2 का तात्पर्य है आधा हिस्सा सीधे राजा का होगा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर, चराई कर और गड़ी कर या घरी कर लगाए। चराई कर किस पे लगाया? इसने दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था। ठीक है। और घड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। इन 2 नए करों से भी उसने राजस्व कर वसूलना शुरू किया था। ठीक है। इससे भी प्रश्न बन सकता है, सल्तनत काल का वो कौन सा शासक था जिसने चढ़ाई कर और घड़ी कर लगाए? तो किसने लगाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। चढ़ाई कर होता था दुधारू पशु से संबंधित और घड़ी कर होता था घरों एवं झोपड़ियों पर लगने वाला कर। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर एवं जमात कर वसूलने की प्रथा चलाई थी। जजिया कर क्या है? एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है। और जमात कर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में क्या किया? जजिया कर उसको चलाया और जमात कर जो मुस्लिमों से वसूला जाता था उसको भी चलाया। ठीक है। एक और बात याद रखने योग्य है, जो जजिया कर था उसको भारतीय इतिहास में सबसे पहले किसने लागू किया था? जो मोहम्मद बिन कासिम था, सबसे पहले जजिया कर को उसने लागू किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स या जिसे लूट का धन भी कहते हैं, उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 की जगह 3/4 कर दिया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो लूट का धन रहता था, जैसे किसी राज्य को लूट लिया तो उसकी जो संपत्ति होगी उसमें से 3/4 हिस्सा राजा का होगा और बाकी 1/4 हिस्सा किसका होगा? जो उसमें सहयोगी थे या सैनिकों का। ठीक है। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार व्यवस्था किस प्रकार से थी? इसमें पहला पॉइंट आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? किसी वस्तु के मूल्य में ज़्यादा हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन ने अपने राज्य में व्यापारियों के द्वारा की जाने वाली बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काटने का आदेश जारी किया था। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी रोकने के लिए क्या किया? जो व्यापारी कम तोल कर देगा उसके शरीर से उतना ही मांस काटा जाएगा जितना उसने कम तोला है। तो इस प्रकार से उसके राज्य में जो बेईमानी का स्तर था वो बहुत कम हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था प्रणाली में एक और काम किया, उसने बाजारों का वर्गीकरण किया। जैसे खाद्य एवं अनाज भंडार का बाजार अलग, दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ों का बाजार अलग किया, कारीगरी एवं बुनकर बनाई गई चीज़ों का बाजार अलग, और चौथा पशुओं एवं दासों का बाजार अलग बनाया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली में अहम भूमिका रही। अब बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कुछ पद थे। दीवान ए रियासत, जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। सहना ए मंडी, बाजार का अधीक्षक होता था। अगला मुहत्सिब, मापतोल निरीक्षक को जनता के आचरण का निरीक्षक करता था। ठीक है। अगला मुन्हियान या गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला, जो बाजार में घूम के गुप्त सूचना को प्राप्त करता था। और लास्ट बरीद, बाजार के अंदर घूमकर क्या करते थे? निरीक्षण करते थे कि बाजार की स्थिति क्या है और उसमें कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए इन पदों का निर्माण किया है। अब आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो उसका साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से लेकर भारत के मध्य भाग से लेकर दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों तक था। ठीक है। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसके कुछ अभियान थे। पहला, गुजरात विजय 1298 ईस्वी में, और उस समय गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्ण को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है। उसके बाद जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी में, और इस युद्ध में उन्होंने राजपूत शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को हराया था। ठीक है। उसके बाद
रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में, और इसमें उन्होंने हमीर देव को हराया था। अगला आता है चित्तौड़ विजय, ये हुआ 1303 ईस्वी में, और उस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। चित्तौड़ आक्रमण के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी या पद्मावती के सौंदर्य रूप को देखना चाहते थे, और उसको पाने की लालसाई उनको चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए लाई थी। ठीक है, हालांकि इस युद्ध में वो राणा रतन सिंह को पराजित कर देते हैं, और फिर भी उनको रानी पद्मावती के दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रानी पद्मावती अग्नि जौहर ले लेती है। ठीक है, कुछ इतिहासकार रानी पद्मावती को मात्र काल्पनिक पात्र मानते हैं। रानी पद्मावती का जो स्पष्ट लेख मिलता है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत से मिलता है। ठीक है, 1540 ईस्वी में इन्होंने पद्मावत लिखी, और इसी पद्मावत में रानी पद्मिनी या पद्मावती का जिक्र मिलता है। अगला आता है इसमें मालवा विजय, ये 1305 ईस्वी में किया, और इसमें इन्होंने महलक देव एवं उसके सेनापति हरनंद को हराया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए गुजरात विजय की। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। ठीक है, कब? 1298 ईस्वी में। आगे बात करते हैं गुजरात अभियान के दौरान राजा कर्ण ने पराजित होकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान क्या हुआ, जो राजा कर्ण था उसने हार स्वीकार कर ली और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले ली थी। आगे बात करते हैं गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीद लिया था। ठीक है, और उसे उपहार स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। गुजरात विजय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अभियान के दौरान जो मलिक काफूर था उसको नुसरत खां ने खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। ठीक है, अब देखो मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, जो मलिक काफूर था वो एक हिंदू हिजड़ा था और उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, इसीलिए उसको 1000 दिनारी नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण। पहला पॉइंट आता है इसमें 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को क्या बना दिया, नाइब बना दिया। ठीक है, नाइब का पद क्या होता था, सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नाइब का पद बनाया जाता था। तो 1307 ईस्वी में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नाइब या सेनापति बना दिया। अगला पॉइंट आता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मलिक काफूर को क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आगे बात करते हैं मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र प्रदेशों को जीतकर उसको दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था। ठीक है, जब मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ यादव वंश का शासन था, यादव वंश के रामचंद्र देव का शासन था, और इसमें क्या हुआ, रामचंद्र देव की पराजय हुई। ठीक है, तेलंगाना को जीतते समय वहां पर काकतीय वंश का शासन था और काकतीय वंश के प्रताप रुद्र का शासन था मुख्य रूप से। ठीक है, द्वार समुद्र पर आक्रमण के दौरान वहां होयसल वंश का शासन था और होयसल वंश के बल्लाल तृतीय का शासन था। ठीक है, आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, किस चीज का, 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट आता है इसमें 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। कब, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। आगे बात करते हैं 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके 5-6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर खिलजी को सुल्तान बनाकर मलिक काफूर ने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में लिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन उमर खिलजी को सुल्तान बनाया गया और वो 5-6 वर्ष का था, तो इसलिए जो मलिक काफूर था उसने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ ही दिनों बाद, लगभग 35 दिनों के बाद अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अब देखो शहाबुद्दीन उमर खिलजी कितने वर्ष का था, 5-6 वर्ष का था जब वो शासन पर बिठाया गया और सत्ता के सारे अधिकार किसके पास थे, मलिक काफूर के पास थे। अब क्या हुआ, 35 दिनों तक शासन चला और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं सुल्तान बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अमीर खुसरो द्वारा रचित एजा-ए-नुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी के शासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा रचित एजा-ए-नुल फुतूह से। ठीक है, आगे बात करते हैं शहाबुद्दीन उमर खिलजी के बाद
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा पद की उपाधि धारण की और उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के आधिपति खलीफा घोषित किया था। ठीक है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने धर्म को अलग किया था और शासन व्यवस्था को अलग। ठीक है, उसने शासन व्यवस्था को प्रधानता दी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया? स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और खलीफा घोषित किया। ठीक है। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वह राज दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ा करता था और कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था वो राज दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में दौड़ा करता था और कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आया करता था। इसलिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को एक अयोग्य शासक या पागल शासक भी कहा जाता था। ठीक है। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है। कब? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। खुसरो खान कौन था? खुसरो खान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था। ठीक है। अब बात करते हैं खुसरो खान। खुसरो खान मूल रूप से एक हिंदू था। ठीक है, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और मुसलमान बन गया। जो खुसरो खान था वो पहले हिंदू था, उसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? खुसरो खान के साथ युद्ध किया। ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने खुसरो खान को पराजित किया और खिलजी वंश का अंत कर दिया और नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से आज हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। जो सल्तनत काल में गुलाम वंश के बाद दूसरा राजवंश आता है वो आता है खिलजी वंश। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।